बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो रेजोनेंस के बारे में है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जब कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही होती है तो उसके पास उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है और उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होती है, ये आप पहले जानते हैं के बारे में पहले मैं वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन अगर मैं इसको आज दोबारा भी बता देता हूँ। हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में, एक सेकंड में या एक पर मिनट में हमारे पास कितनी ऑसिलेशंस कर रही है, कितनी दफ़ा बॉडी ऑसिलेट कर रही है, कितनी दफ़ा वाइब्रेट कर रही है, वो हम क्या कहते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, जिस तरह पेंडुलम है, पेंडुलम एक सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, 10 चक्कर लगाता है, 20 चक्कर लगाता है। अगर वो 10 लगाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज, 20 लगाता है तो 20 हर्ट्ज। इसी तरह सर्कुलर मोशन की बात करें तो एक जो हमारे पास बॉडी जो सर्कल में घूम रही है, कितने चक्कर लगाती है, कितनी दफ़ा घूमती है एक सेकंड में। एक सेकंड में अगर वो 10 चक्कर कंप्लीट करती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10 हर्ट्ज। अगर 20 चक्कर कंप्लीट करती है तो 20 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी की तरह हमारे पास टाइम पीरियड भी होता है। टाइम पीरियड होता है कि वो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाती है, यानी सर्कल एक पूरा कंप्लीट करने में उस बॉडी ने कितना टाइम लगाया है। या पेंडुलम के बारे में अगर हम देखें तो पेंडुलम ने कितना टाइम लगाया है। अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू कर रहे हैं तो एक्सट्रीम से मीन, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव से वापस मीन और मीन से दोबारा एक्सट्रीम, पूरा एक चक्कर लगाया उसने। पूरे एक चक्कर में उसने कितना टाइम लगाया है वो हमारे पास क्या कहलाता है, उसका टाइम पीरियड कहलाता है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये दोनों कॉन्सेप्ट आगे हमारे पास इस्तेमाल होंगे रेजोनेंस में, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो रेजोनेंस को देखते हैं कि रेजोनेंस क्या होती है। हमारे पास रेजोनेंस में हमारे पास दो मज़ीद कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होंगे। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हमारे पास फ्री ऑसिलेशन और फोर्स्ड ऑसिलेशन का है, और दूसरा हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। इन दो चीज़ों के बारे में आपने गौर से सुनना है। ये दो चीज़ें अगर आपको समझ आ गई तो इंशाल्लाह आपको रेजोनेंस भी समझ आ जाएगा। तो फ्री ऑसिलेशन क्या होती है, हमारे पास जब कोई बॉडी ऑसिलेट कर रही होती है, जिस तरह अगर आप कोई पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो हमने क्या करना है, उसको पेंडुलम को ऑसिलेट करने के बाद खींचने के बाद एक दफ़ा हम उसको ऊपर लेके जाएंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाएंगे, फिर हम उसको छोड़ देंगे, फिर वो ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, उसकी ऑसिलेशन को छेड़ना नहीं है रास्ते में, ना ही हमने उसके साथ उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी है, ना हाथ लगाना है उसको, ना रोकने की कोशिश करनी है, ना उसको धक्का देने की कोशिश करनी है, कुछ भी नहीं करना। बस आपने इसको पकड़ के छोड़ देना है। तो वो ऑसिलेट करेगा, तो वो जब ऑसिलेट कर रहा होगा तो उसकी ऑसिलेशन को हम फ्री ऑसिलेशन का कहेंगे, क्योंकि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे, उसको मजबूर नहीं कर रहे, बल्कि वो खुद ब खुद क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास दूसरी होती है फोर्स्ड ऑसिलेशन। फोर्स्ड ऑसिलेशन में क्या होता है कि जब हम किसी बॉडी को ऑसिलेट करवा रहे हों और बार बार उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हों, जिस तरह झूला होता है स्विंग, जो झूला जिसमें आप झूला झूल रहे होते हैं, बच्चे झूला झूल रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जब हम उसको खींच के धक्का दे देते हैं, एक दफ़ा पीछे से दूसरा बंदा क्या कर रहा होता है, कॉन्टीन्यूसली उसको धक्का दे रहा होता है, कॉन्टीन्यूसली उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा होता है। तो ऐसी ऑसिलेशन हमारे पास क्या कहलाएगी, हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेशन कहलाएगी। या आप अपनी टांगों के ज़रिए उस स्विंग को बार बार धक्का दे रहे होते हैं, तो उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं बार बार। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी उसकी ऑसिलेशन फ्री ऑसिलेशन नहीं रहती, उसकी ऑसिलेशन फिर क्या कहलाएगी, फोर्स ऑसिलेशन कहलाएगी। जिस तरह ये देखें आप पेंडुलम में ये पेंडुलम में क्या कर रहे हैं हम, अगर इस पेंडुलम को हम यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ से फिर हम छोड़ देते हैं उसको, फिर जब यहाँ पे वो वापस पहुँचता है तो फिर हम हाथ के ज़रिए उसके ऊपर दोबारा फोर्स अप्लाई कर देते हैं, फिर वो आगे जाता है, फिर वापस आता है, फिर हम हाथ के ज़रिए उसको उसके ऊपर बार बार उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, हाथ के ज़रिए उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी ऑसिलेशन फ्री ऑसिलेशन नहीं रहेगी, फोर्स्ड ऑसिलेशन कहलाएगी। अगर हम उसके ऊपर हाथ की फोर्स नहीं लगाते, एक दफ़ा उसको ऑसिलेट यहाँ पे लेके आके फिर छोड़ देते हैं और वह खुद ब खुद ऑसिलेट करता रहता है, तो उसकी ऑसिलेशन हमारे पास क्या कहलाएगी, फ्री ऑसिलेशन कहलाएगी। फोर्स कब कहलाएगी, जब हम कंटिन्यूसली उसके ऊपर उसके बाहर से उसके ऊपर हाथ से अपने हाथ से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो। तो जब हमारे पास बॉडी फ्रीली ऑसिलेट कर रही होती है, तो फ्रीली ऑसिलेशन के दौरान, ये पॉइंट ज़रा गौर से सुनना है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रहा हूँ मैं, कि जब हमारे पास कोई बॉडी फ्रीली ऑसिलेट कर रही होती है तो फ्रीली ऑसिलेशन के दौरान उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हर ऑब्जेक्ट की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। जिस तरह हमने देखा था, हमारे पास जो टाइम पीरियड का फार्मूला आता है, T=2π√L/G सिंपल पेंडुलम के लिए, उसके फ्रीक्वेंसी के लिए अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, 2π√G/L।
ठीक है। एल और जी कांस्टेंट है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी तब तक जब तक हम एल और जी को चेंज नहीं करते। तो हर पेंडुलम की अपनी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है, चाहे आप पेंडुलम की बात करें, चाहे आप ट्यूनिंग फॉर्क की बात करें। ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर भी आपने देखा होगा, उसके ऊपर लिखा होता है इसकी फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज है, 500 हर्ट्ज है, कितनी हर्ट्ज है। तो हर चीज़ की अपनी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है जिस पे वो फ्रीली ऑसिलेट करता है, ठीक है। अगर हम इस पेंडुलम को फ्रीली ऑसिलेट करवाएंगे तो वो फिक्स फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा, जो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। लेकिन जब हम इस के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो एक दो फ्रीक्वेंसीज हमारे पास आ जाती हैं। दो फ्रीक्वेंसीज कौन सी होती हैं, एक फ्रीक्वेंसी होती है इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और एक फ्रीक्वेंसी जो हम इसके ऊपर अपने हाथ के ज़रिए इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है। हमारे हाथ भी ऑसिलेट कर रहा होगा साथ साथ, जब हमारा हाथ ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, इसी तरह इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। जब हमारे हाथ की फ्रीक्वेंसी, हमारे हाथ की अप्लाइड फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो इसकी कुदरती नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी उसके साथ जब मैच कर जाएगी तो तब हमारे पास एक नया फिनोमेना जनरेट होगा जिसे हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। तो रेजोनेंस में होता क्या है कि हमारे पास जब ये दोनों फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच कर जाती हैं, या फ्रीक्वेंसी कह लें या आप टाइम पीरियड कह लें, यानी कि इसकी ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड है और हमारे हाथ की जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड है, अगर वो दोनों मैच कर जाएं, टाइम पीरियड मैच कर जाएं, फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएं, दोनों एक ही चीज़ हो जाएंगी हमारे पास। टाइम पीरियड मैच कर जाएं, फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएं, तो हमारे पास क्या होगा, एक नया फिनोमेना जनरेट होगा जिसे हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या होती है, आइए हम उसको देख लेते हैं। रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स हैविंग अ फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे जिस तरह मैंने हैंड की, हाथ की फोर्स की बात की है, जब हाथ की फोर्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी या टाइम पीरियड equal to the natural frequency time period of the body is applied to it, जब किसी बॉडी के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, ऐसी एक्सटर्नल फोर्स जिसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड उस बॉडी, जिस बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो, देयर इज ऑलवेज अ रिमार्केबल इंक्रीज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी। तो क्या होगा कि फ्रीक्वेंसीज मैच करने की वजह से हमारी जो बॉडी होगी जो ऑसिलेट कर रही थी, सिंपल पेंडुलम जिस तरह है वो ऑसिलेट कर रहा था, तो वो क्या करेगा, उसका एम्पलीट्यूड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं, यानी कि हमारे पास एम्पलीट्यूड का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, हमारे पास ऑसिलेशन, यानी कि हमारे पास अगर सिंपल पेंडुलम इस तरह ऑसिलेट कर रहे हैं तो इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम है, और अगर वो इस तरह ऑसिलेट कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। एम्पलीट्यूड हमारे पास किस तरह होता है, मैं आपको ग्राफ के ज़रिए भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ड्रा कर देता हूँ। हमारे पास जब हम ग्राफ में शो करते हैं तो ग्राफ में हम इस तरह शो करते हैं एम्पलीट्यूड को, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो हमारे पास डिस्टेंस होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है, एम्पलीट्यूड कहलाता है, एम्पलीट्यूड। और यही हमारे पास वो होता है एक्स नॉड होता है, जिसके बारे में आप पहले भी जानते हैं, एक्स नॉड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। और यहाँ पे देखें, अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड बढ़ा देता हूँ तो मैं इस ग्राफ को किस तरह कर दूंगा, इस तरह ड्रा करूँ। यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ये भी एम्पलीट्यूड होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एम्पलीट्यूड कम है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस हमारे पास एम्पलीट्यूड कहलाता है, और यही हमारे पास मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होता है, फ्री जब हमारे पास रेजोनेंस जनरेट होती है, रेजोनेंस में हमारे पास एम्पलीट्यूड उसमें रिमार्केबल इंक्रीज आ जाता है, रिमार्केबल इंक्रीज यानी बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है हमारे पास एम्पलीट्यूड। तो हमारे पास जो सिंपल पेंडुलम में जो हमारे पास ऑसिलेशन होगी वो हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। जो हमारा पेंडुलम जो पहले नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ आराम से ऑसिलेट कर रहा था, वो क्या करेगा, एक बहुत ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि हमारे पास रेजोनेंस आल्सो टेक प्लेस व्हेन द अप्लाइड फोर्स हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर हमारी जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, जो हमारे हाथ की फ्रीक्वेंसी है,
अगर वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, उसके डबल हो जाए, उसके 3 गुना हो जाए, उसके 4 गुना हो जाए, तब भी हमारे पास क्या हो सकता है, रेजोनेंस जनरेट हो सकती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास अप्लाइड फ्रीक्वेंसी अगर हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी f है उसकी, तो f1 हमारी अगर इनिशियल फ्रीक्वेंसी है उसके बराबर f1 इज इक्वल टू f शुरू में, अगर हम अपनी f1 को डबल कर देते हैं, 2f1 कर देते हैं, तो नई फ्रीक्वेंसी जो f2 आएगी वो भी इस f के साथ मिल के रेजोनेंस जनरेट कर सकती है। और अगर हम अपनी जो फ्रीक्वेंसी थी हाथ की फ्रीक्वेंसी उसको 3 गुना कर देते हैं, तो नई जो हमारे हाथ की फ्रीक्वेंसी f3 होगी वो भी f के साथ मिलके क्या करेगी, रेजोनेंस जनरेट कर देगी। अगर हम 4 गुना कर देते हैं तो 4 गुना के केस में भी हमारे पास क्या होगा, जो f4 जनरेट होगी, हमारे हाथ की जो f4 फ्रीक्वेंसी होगी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी f जो सिंपल पेंडुलम की होगी उसके साथ मैच करके उसके अंदर रेजोनेंस जनरेट करेगी, उसके एम्पलीट्यूड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशंस हमारे पास रेजोनेंस की एप्लीकेशन क्या होती हैं, इसके बल्कि एप्लीकेशन से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में हम रेजोनेंस को किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं। हमारे पास क्या है, ए बी सी डी 4 बॉल्स हैं, 4 पेंडुलम्स हैं हमारे पास, पेंडुलम ए, पेंडुलम सी, इन दोनों की हमारे पास लंबाई बराबर है और इनका मैस भी हमारे पास बराबर है। पेंडुलम बी और पेंडुलम डी, इन दोनों की लेंथ और इन दोनों का मैस हमारे पास बराबर है, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज आपस में एक जैसी होंगी, ए बी और डी की फ्रीक्वेंसी आपस में मिलती होंगी और ए और सी की फ्रीक्वेंसी आपस में हमारे पास एक जैसी होंगी। ये हमारे पास एक पेंडुलम है जिसकी हम लेंथ को वेरी कर सकते हैं, जिसकी लेंथ को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जो ये हमारे पास जब हम उसकी लेंथ को इतना करते हैं, ये जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है, इतना करते हैं तो इसकी जो हमारे पास लंबाई है वो इन सी और ए की लंबाई के बराबर हो जाएगी। तो जब हम क्या करेंगे, इसको ऑसिलेट करवाएंगे, इसको हमने पकड़ के खींच के छोड़ देना है, तो ये इस तरह क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो जब ये इस तरह ऑसिलेट करेगा तो इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, तो जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये ऑसिलेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी के साथ ये धागा हमारे पास क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेशनल ऑसिलेशन आ जाएगी उसके अंदर, वो भी ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा ये धागा। तो इस धागे की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी होगी। वो फोर्स्ड फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इस ए की फ्रीक्वेंसी के साथ और सी की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी, क्योंकि ये हमारे पास इसकी जो लंबाई है वो इन दोनों की लंबाई के बराबर है। तो जब हमारे पास लंबाई बराबर हो जाएगी, जी की वैल्यू फिक्स होती है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज इन तीनों की क्या कर जाएंगी, मैच कर जाएंगी। तो फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाएंगी तो ये जब खुद इसको हम ऑसिलेट करवा रहे होंगे फोर्स के ज़रिए, तो ये खुद ब खुद ऑसिलेट करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी और हमारे पास क्या होगा, रिमार्केबल इंक्रीज़ हो जाएगा इनके एम्पलीट्यूड में और ये ऑसिलेट करना शुरू हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। ये थोड़े बहुत ऑसिलेट कर सकते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑसिलेट करेंगे हमारे पास। ठीक है, और अगर हम इसी की लंबाई को बढ़ा के इन दोनों के बी और डी के बराबर कर देते हैं, इतना कर देते हैं, तो इस केस में क्या होगा, जब हम इसको पकड़ के छोड़ देंगे, इसको ऑसिलेट करवाएंगे, ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये स्ट्रिंग ऑसिलेट करेगा, इसमें फोर्स्ड ऑसिलेशन जनरेट होगी। वो फोर्स्ड ऑसिलेशन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। ठीक है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इन दोनों की फ्रीक्वेंसीज के साथ मैच करती हैं। ठीक है, जब इसकी फ्रीक्वेंसी और इन दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर देंगी तो हमारे पास क्या होगा, अब इस केस में हमारे पास ये वाला और ये वाला पेंडुलम काफ़ी ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करना शुरू हो जाएंगे, जबकि ये दोनों हमारे पास इस टाइम ऑसिलेट नहीं करेंगे। तो इसकी लेंथ वेरी करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को इन दोनों की फ्रीक्वेंसी या इसकी फ्रीक्वेंसी को इन दोनों की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करके हम रेजोनेंस जनरेट कर सकते हैं और इन दोनों को हम मजबूर कर सकते हैं ऑसिलेशन पे। ठीक है, तो हमारे पास रेजोनेंस के नुकसानात भी होते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कि जो पुल होते हैं वो भी हमारे पास बाज़ औक़ात, अगर हमारे पास जो फ़ौजी होते हैं जब वो उस पुल के ऊपर मार्च कर रहे होते हैं तो उनकी जो टांगों की जो कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है, किसी फ्रीक्वेंसी के साथ वो टांगें जो हैं वो अपनी ऊपर नीचे मार्च के दौरान ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब वो पुल के ऊपर अगर वो पुल के ऊपर वो चल रहे हैं और उनकी टांगों की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाए पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ, पुल की भी कोई ना कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी जिसके साथ वो ऑसिलेट कर सकता है, तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और उसके फौजियों की टांगों की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, उनकी मार्च की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, अगर वो मैच कर जाती है हमारे पास, तो क्या होगा,
एक बहुत ज़्यादा हमारे पास एम्पलीट्यूड जनरेट होगा और हमारा जो पुल होगा वो बहुत ज़्यादा ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा, बहुत ही हाई एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करेगा। तो उस केस में पुल के टूटने के खतरात भी होते हैं। इसी तरह जब हमारे पास हवा चलती है तो हवा भी क्या करती है, उसको ऑसिलेट करती है, और अगर हवा की फ्रीक्वेंसी फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाए हमारे पास, तो उस केस में भी हमारे पास क्या होता है, रेजोनेंस जनरेट हो सकती है और पुल हमारे पास तबाह हो सकता है। ठीक है, इसीलिए फौजियों को कहा जाता है कि जब आप पुल से गुजरें तो आप मार्च ना करें, इसी तरह आप चलते हुए गुजरें, अपने कदमों को नॉर्मल स्पीड के साथ गुजारें वहाँ से। अच्छा, एप्लीकेशंस देख लेते हैं। हमारे पास रेजोनेंस की एप्लीकेशन क्या होंगी। रेजोनेंस की हमारे पास एप्लीकेशन है सबसे पहले रेडियो एंड रेजोनेंस। रेडियो की जो हमारे पास एफएम की बात कर रहे हैं, हमारे पास जब हम 94 एफएम, 97 एफएम, 99, तो ये 94, 99, 97 ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज होती हैं। ठीक है, 94 हर्ट, 97 हर्ट, 99 हर्ट्ज। तो रेडियो के अंदर हमारे पास जो सर्किट लगा होता है, उस सर्किट की फ्रीक्वेंसी को हम वेरी कर सकते हैं। हमारे पास एक कैपेसिटर लगा होता है, कैपेसिटर हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर होता है, और कैपेसिटर की हमारे पास कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। वो ऐसा वेरिएबल कैपेसिटर ऐसा कैपेसिटर होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी को हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस की फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं, चेंज करते हैं, 94 करते हैं, 94 हर्ट्ज पे लाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, उसकी 94 हर्ट्ज जो हमारे पास सर्किट की फ्रीक्वेंसी वो 94 हर्ट्ज हो जाती है। और जो हमारे पास सिग्नल आ रहे होते हैं कहाँ से, रेडियो स्टेशन से जो सिग्नल आ रहे होते हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 94 हर्ट्ज होती है। तो वो 94 हर्ट्ज रेडियो से सिग्नल की, जो रेडियो स्टेशन से आ रहे हैं उन सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी 94 हर्ट्ज, और जो हमने सर्किट की फ्रीक्वेंसी सेट की है वो भी हमारे पास क्या हो जाती है न, वो हमने 94 हर्ट्ज सेट की होती है। तो हमारे पास क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती हैं, उसके बाद वही स्टेशन लगता है 94 FM। ठीक है, अगर हम 99 पे उसको सेट करते हैं तो 99 वाली सर्किट की फ्रीक्वेंसी जो रेडियो स्टेशन से आ रही हैं, 97 की फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स आ रही हैं उनके साथ मैच कर जाती है, तो वहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस जनरेट होती है और हमारे पास 97 FM जो है वो चल पड़ता है। ठीक है, तो हम जितनी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं उतनी ही हमारे पास रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो जाती है, और वही हमारे पास FM, या आप मीडियम वेव या शॉर्ट वेव की बात करें उसमें भी हम फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं, तो हमारे पास वहाँ पे रेजोनेंस जनरेट होती है और वही वाला चैनल चलता है जितनी हम उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। ठीक है, दूसरी हमारे पास एप्लीकेशन है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI स्कैन, CT स्कैन, इनके बारे में भी आपने सुना होगा। ठीक है, MRI स्कैन में हमारे पास क्या होता है कि जो हम वेव्स जनरेट कर रहे होते हैं मशीन के ज़रिए हम वेव्स जनरेट करते हैं। वो हमारे पास वेव्स क्या करती हैं, जाके इंसान की बॉडी के अंदर जब वो दाखिल होती हैं इंसान के, अगर हम दिमाग का मायना कर रहे हैं तो जब वो दिमाग के अंदर दाखिल होंगी तो दिमाग के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी कोई ना कोई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी, कोई ना कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी। तो क्या होता है कि जब हम वेव्स अंदर दिमाग में दाखिल करते हैं तो हमारे पास जो बाहर से हमने वेव्स दाखिल की हैं, अगर उनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास मैच कर जाए जो अंदर मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी होगी, जो हमारे सेल्स की जो अंदर सेल्स के मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी होगी, उनके साथ अगर वो मैच कर जाती है तो क्या होगा, हमारे पास रेजोनेंस जनरेट होगा। उसी रेजोनेंस को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, एक इमेज क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो उसका जो इमेज है वो हमें कंप्यूटर पे नज़र आता है। तो जब हम उसके ऊपर वेव्स डालते हैं तो हमारे पास हमने एक स्टैंडर्ड मॉडल रखा होता है कि हमारे जो दिमाग का, इंसानी दिमाग का जो स्टैंडर्ड जो इमेज होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए। अगर वो उस तरह का इमेज ना आ रहा हो, कंप्यूटर के ऊपर मैच ना कर रहा हो स्टैंडर्ड इमेज के साथ, तो हम कहते हैं कि इसमें फलानी जगह पे डिफ़ॉल्ट है, फलानी जगह पे डिफ़ॉल्ट हमारे पास ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर है, या कोई सेल में कोई मसला है, या कोई और मसला मसाइल है, तो वो हमारे पास उस इमेज में मैच करके, स्टैंडर्ड इमेज के साथ मैच करके हम उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो एप्लीकेशन होती है वो कुकिंग ऑफ फूड एंड रेजोनेंस। जब हम माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म कर रहे होते हैं, पका रहे होते हैं या गर्म कर रहे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास एक तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास उसके अंदर एक
फ्रीक्वेंसी जनरेटर लगा होता है माइक्रोवेव ओवन के अंदर। वो क्या करता है, माइक्रोवेव्स जनरेट करता है, ठीक है। उन माइक्रोवेव्स की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है, और हमारे पास जो खाना होता है, खाने के अंदर पानी के मॉलिक्यूल भी होते हैं और खाने के अंदर हमारे पास फैट्स के मॉलिक्यूल भी होते हैं, ठीक है। तो जो माइक्रोवेव ओवन जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है वो पानी के मॉलिक्यूल और फैट्स के मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी के बराबर, उनकी फ्रीक्वेंसी के बराबर की वेव जनरेट करता है, ठीक है। पानी की भी हमारे पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, पानी के मॉलिक्यूल की, और हमारे पास जो फैट्स के मॉलिक्यूल हैं उनकी भी कोई ना कोई नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। तो क्या होता है कि जब हम माइक्रोवेव ओवन उनके मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, जब दोनों फ्रीक्वेंसीज आपस में मैच करती हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्प्शन होती है, हाई एम्पलीट्यूड रेजोनेंस जनरेट होती है, हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्प्शन होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो खाना जो हमने रखा हुआ है बीच में वो गर्म हो जाता है। तो हम अक्सर ओवन में प्लास्टिक की प्लेट्स भी रखते हैं जो कि पिघलती नहीं है। वो पिघलती क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो हमने फ्रीक्वेंसी सेट की हुई है, फ्रीक्वेंसी जनरेटर की, माइक्रोवेव ओवन की जो फ्रीक्वेंसी हमने सेट की हुई है वो हमने प्लास्टिक के मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी के साथ वो मैच नहीं करती। वो सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल और फैट्स के मॉलिक्यूल की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है। तो प्लास्टिक के अंदर क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल नहीं होते, तो इसलिए हमारे पास प्लास्टिक जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी मुख्तलिफ होती है प्लास्टिक के मॉलिक्यूल की, तो वो फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं करती, तो इसलिए वहाँ पे रेजोनेंस जनरेट नहीं होती और हम आसानी से प्लास्टिक के बर्तन में भी ओवन में हम खाना गर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।